सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राजीव का अनसोल्व पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके भेज देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल पे 2016 से लेके 2025 तक के सभी अनसोल्व पेपर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समझ लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 7 2025 822 CB, ठीक, ये इसका कोड है। तो प्रश्न नंबर पहले खंड आ और प्रश्न नंबर पहला, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है। दो संख्याओं A और B का HCF 5 है, उनका लासा 200 है, तब A और B का गुणनफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, सूत्र होता है गुणनफल बराबर, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, अगला नंबर 4, संख्या 4√3। तो प्यारे बच्चों, 4√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सी पे टिक लगा लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न, यदि 20, 25 और 100 है, यदि 20, 25 का एलसीएम, अच्छा हाँ, 20, 25 का एलसीएम 100 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, मासा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे पर इन दोनों संख्याओं को देखो, 20 और 25, 20, 25 है, तो एक संख्या ऐसी बताओ ये दोनों संख्याएं कट जाएं। एक संख्या ऐसी बताओ ये दोनों संख्याएं कट जाएं, तो वो संख्या कौन सी है, 5 है। तो देखो 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग लगेगा, तो इसका मासा आ जाएगा 5। देखो इसमें 20 का भाग इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 10 का भाग इसमें लगेगा लेकिन 25 में नहीं लगेगा। 4 का भाग 20 में लगेगा और इसमें नहीं लगेगा, लेकिन 5 का भाग इन दोनों में लग जाएगा, इसलिए मासा 5 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 हल करके दिखा दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको आप। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/x² + 6 बराबर 1/10। अब प्यारे बच्चों, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हमारा ये हो जाएगा x² + 6 बराबर 10। अब इस 6 को उधर भेज दो, तो x² बराबर 10 - 6, x² बराबर हो जाएगा 4। इधर से घात हटेगी तो इधर अंडरूट लग जाएगा, तो x बराबर +- √4। ठीक, इस प्रकार जब इधर से घात हटेगी तो यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा अंडरूट के साथ, तो x बराबर +-2 बेटा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है, यदि समीकरण के मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 5 लिख लीजिए आप। 2x² - का 8x प्लस का c बराबर 0। यहाँ पे मूल समान है, तो पहले ABC के मान छाटो। a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c ही रहेगा। ठीक है, मूल समान है। कैसे हैं, जब मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है b² - 4ac बराबर 0। तो ABC के मान लगाओ, b का मान कितना, -8 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान c रहेगा। तो ये 64 और माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, c बराबर 0। इस 64 को उधर भेज दो, तो माइनस का 8c बराबर माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 × 8 8 8 64 हो जाएगा, c बराबर 8। तो देखो कहाँ पर है ये c बराबर 8, हाँ, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि बहुपद x पे घात 2 - 3x + 5x का 1 0 1 2 है, तो a का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, a का मान निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा, x² - 3x + 5a और बराबर 0 लिख देना है आपको। तो ax बराबर 2 रखने पर
x की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 पे घात 2 माइनस 3, यहाँ पर 2 और प्लस 5a और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 4 और माइनस 3 दूनी 6 और प्लस का 5a और बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस 5a बराबर 0। इस माइनस 2 को उधर भेज दो, 5a बराबर प्लस का हो जाएगा और a बराबर निकलेगा हमारा 2/5। ठीक है, तो ये वाला हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 इसके शून्य ज्ञात करने। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 है, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य होंगे। तो आपको 7 नंबर डाल के लिख लेना है, x² माइनस 5x प्लस का 6 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 होता है तो 6 एकन 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने में 5 आ जाए तो 3 दूनी 6, x² माइनस x 3 प्लस 2 और प्लस 6 और बराबर 0, x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, फिर x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले ये उठाएंगे हम, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2। तो आपको नई लाइन से लिखना है 0 के बराबर 3,2। ठीक है, देखो 3,2 आपको कहाँ पर प्राप्त होगा, 3,2 2,3 एक ही बात है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, तो प्यारे बच्चों 8 है प्रश्न है, कक्षा 9 का प्रश्न है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु -5,6। ठीक, -5,6 कित चतुर्थांश का है। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा चतुर्थांश। तो प्यारे बच्चों ये फर्स्ट होता है और ये सेकेंड होता है और ये वाला थर्ड होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यहाँ पर x बाई x डैश और ये बाई डैश, इसमें क्या होता है प्लस कामा प्लस होता है, इसमें माइनस कामा प्लस होता है, माइनस कामा माइनस होता है और इसमें प्लस कामा माइनस होता है। ठीक, माइनस का चिन्ह है ये। अब आपको ये देखना है माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस कहाँ पर है, देखो माइनस प्लस, तो आप लिख देना द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि वृत्त की त्रिज्या a और इसका चाप एक चाप केंद्र पर थीटा, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता तो चाप की लंबाई कितनी होगी, ये बताना हमें। तो यहाँ पे जो त्रिज्या हमारी है r, तो आपको r बराबर a लिखना है और थीटा तो थीटा है ही। तो यहाँ पे चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई होती है हमारी 2πr थीटा और बटा 360। तो प्यारे बच्चों r की जगह पे हमें a लिखना है, r की जगह पे a, तो यहाँ पे a लगाना है 2πr थीटा और बटा 360। तो ये वाला कौन सा विकल्प हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2πr और गुणा थीटा बटा 360। तो प्यारे बच्चों इसका जो विकल्प हो जाएगा हमारा, विकल्प हमारा हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी पे आप टिक लगा लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 10, त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है, कोण A बराबर 45 अंश, कोण E बराबर 56 अंश।
ठीक है, तब कोण सी का मान यानी कोण सी बराबर होगा। चलिए समझिएगा इसको। तो नंबर 10 लिख लें हम। तो पहले आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक त्रिभुज ये है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी और यहाँ लिख लो सी, और इसका नाम है डी, इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। तो कोण ए 45 अंश है ये, और कोण ई हमारा है 56। ठीक, और इसी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये कोण 45 है, तो इसका ये 45 है। ठीक, इसका ये 56 है, तो इसका ये 56 है। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में 3 कोण पता है, ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान है 45 और बी का मान है 56 और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11 9 101 हो जाएगा, और प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 101 घटाइए, तो कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 79 डिग्री। तो ये कहाँ पर विकल्प मिलेगा हमें? तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। प्रश्न नंबर 11 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos a बराबर 5/13। तो tan a का मान कितना ये बताना है। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, अगर आपको पता हो तो, लाल बट्टे कक्का। प्यारे बच्चों ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। नीचे वाला ये कॉसिक होता है और ये सेक और ये कॉट होता है। तो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण आधार की जगह पे 5 और कर्ण की जगह पे 13। तो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग और प्लस लंब तो पता ही नहीं है, तो 169। ये 25 हो जाएगा, 25 को उधर लाओ तो माइनस का 25 एल का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर निकलेगा हमारा 144। तो एल स्क्वायर बराबर 12 पे घात 2, घात से घात काट दो, तो एल बराबर निकलेगा 12। तो हमसे पूछा गया इसमें tan थीटा का मान। तो आपको लिख देना tan थीटा बराबर, tan क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार tan थीटा। तो लंब कितना हमारा 12 है और आधार 13 है, नहीं आधार 5 है। तो इसका जो आंसर निकलेगा 12/5 निकल के आ जाएगा। तो आप डी पे टिक लगा दीजिए। नहीं डी पे नहीं, ए पे टिक लगाइए। ठीक, इसका ए वाला सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, जल्दबाजी में डी पे टिक मत लगा देना, नहीं खुशी खुशी लगा दो 5/12। ठीक, लेकिन संख्या तो देख लो 12/5 है, तो मैंने ये 12 मैंने गलत देख लिया था। ठीक है, अगला नंबर देखिए 12 है। यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना होगा ये बताना है इसमें। और प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ए कर लो। ठीक, tan a का मान पूछा उसने, इसमें ए कर लो। तो cos थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा ये बताना। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे cos है, तो cos में ही देखिए एक मान किसका होता है? cos थीटा बराबर cos 0 का मान होता है, इससे चला जाएगा तो थीटा बराबर निकलेगा हमारा 0 अंश। फिर tan थीटा का मान पूछा है, tan थीटा बराबर, तो प्यारे बच्चों थीटा की जगह पे 0 अंश लगा देंगे, तो tan 0 अंश, और tan 0 का मान 0 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया।
तो 0 कहाँ पर मिलेगा, तो बी वाला इसका विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा आप। टू टाइन 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान लगा दीजिए। tan 30 का मान 1/√3, तो 2 गुणा 1/√3 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/√3 का होल वर्ग हो जाएगा। तो ये बनेगा 2/√3 और बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और इसका अंडू हट जाएगा 3 रहेगा। तो प्यारे बच्चों 3 × 3 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 और बटा 4/3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पर। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4√3। अब आपको क्या करना, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 और इसका इसमें करेंगे 3 और 4 12 हो जाएगा हमारा। अरे भाई √3 का √3 करेंगे 3 और 3 चौक 12। अब थोड़ा इस साइड पे लिखेंगे, जगह नहीं बची हमारे पास। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 6 × 6 और 6 दूनी 12। तो √3/2 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए √3/2 किसका किसका मान होता है। sin 60 और cos 30 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो sin 60 और cos 30 बराबर √3/2 होता है। यहाँ पे मान ना पूछ के ये sin cos पूछ देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है 14। यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो अल्फा का मान कितना ये बताना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो tan है ना, tan को लिखा जाएगा sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर sin अल्फा। तो sin अल्फा से sin अल्फा मारा जाएगा। ठीक, इस प्रकार। तो इसका गुणा इसमें करें, इसके नीचे कर सकते हैं ना, इसका इसमें इसका इसमें। cos अल्फा बराबर 1। तो यहाँ पे cos है तो cos में ही देखो एक मान किसका होता है, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा बराबर 0 निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 15, इसको देखिएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिज्यखंड का केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360। पाई का तो मान इसमें लगाना नहीं है क्योंकि प्रश्न में पाई दे रखा है। पाई r का मान 6 है, तो यहाँ पे सीधा 36 लिख दो और गुणा 60 और बटा 360। तो प्यारे बच्चों 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो और 36 से 36 मार दो। तो यहाँ पे बचेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर देखिए 16। कह रहा है यदि ए सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। और इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा। तो देखो यहाँ पे दो घन हैं, यहाँ पे आपके हैं दो घन। घन में 12 किनारे होते हैं, जैसे जो लूडो वाली गोटी होती है उसी की बात की जा रही है। ठीक है, वही हमारा घन है।
देखो एक घन ये है और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए भाई, और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए आप। तो प्यारे बच्चों ये दो घन है हमारे, ठीक है, इनकी भुजा है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली ए है, घन में 12 किनारे होते हैं और 12 किनारे की लंबाई समान होती है, तो ये ए है, इस प्रकार ये ए और ये ए सब ए है ये, और एक बैक साइड छुपी हुई है इस प्रकार ये, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है अब ये दूर दूर रखे हुए हैं, अब इन दोनों को मिला दिया जाए। प्यारे बच्चों जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो एक दो घनों को मिलाने से एक घनाभ बनता है, दो घनों को मिलाने से एक घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है। लो जब हम दो घन को मिलाएंगे तो ऐसा एक चित्र बनेगा। प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कितनी ए और ये कितनी ए, तो इसी प्रकार ये वाली भुजा कितनी ए है और ये वाली भुजा कितनी ए है और ये ए है, तो इसकी जो चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब दो घनों को आपस में मिलाते हैं, जब दो घनों को आपस में मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों लंबाई दोगुनी हो जाती है और ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसको हल कैसे करते हैं देखिएगा आप लोग, चाहो तो यहाँ भुजाएं इसके नीचे लिख लो बेटा, एल बराबर ए और ए 2a और चौड़ाई बी बराबर हमारा हो जाएगा ए और एच बराबर रहेगा ए। अब आपको लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2LB BH और ये HL। अब इनके मान लगा दीजिए, 2L की जगह पे 2A और B की जगह पे A, यहाँ पर B की जगह पे A और H की जगह पे A, फिर यहाँ पे H की जगह पे A और L की जगह पे 2A, तो ये बन जाएगा हमारा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और प्लस 2A स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 4 5 5A स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 A स्क्वायर। तो बेटा ये इसका आंसर निकलेगा। तो ये विकल्प कहाँ पर है हमारा? लो ये तो विकल्प कहीं पर भी नहीं है भाई, क्या गलती कर दी हमने। 2A ठीक A ठीक 2A स्क्वायर हो जाएगा ये, 2 2 4 और 1 5 और 2 तो बाहर है ये हमारा, 5 दूनी 10 A स्क्वायर। सही तो है, इसका सी वाला विकल्प दे रखा है तो सी पे आप टिक लगा दीजिए। ठीक, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा आप। सत्रह नंबर में क्या करना है, इसका माध्य होगा, माध्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पहले टेबल बनाएंगे, इसका माध्य ज्ञात कर देंगे हम। तो सबसे पहले आपको लिखना वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखना बारंबारता, तो जो हमारा वर्ग अंतराल है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, और बारंबारता दे रखी है हमें 4 5 फिर 4 और 7। अब प्यारे बच्चों इसका निकालेंगे मध्यमान।
देखो बारंबारता को f से लिखा जाता है, मध्यमान को x से लिखा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब प्यारे बच्चों इसमें आप ये देखो कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो इसमें 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़ो 25 और 25 में 10 जोड़ो 35। अगला कॉलम होगा हमारा f इंटू एक्स। तो इन दोनों गुणा करिए तो ये हो जाएगा 20, 15 पना 75, 25 चौकू 100 और 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 1 नहीं 3, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 तियां 21, 21 और 3 24। ठीक है, और आपको ऐसे नीचे लकीर करनी है एक। तो यहाँ पे इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ बराबर ये हो जाएगा हमारा 7 5 12, 12 8 20। फिर यहाँ पे इसके नीचे आपको लिख देना है सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, इसे जोड़ेंगे 5 5 10 की 0 वहाँ से लेके 7 2 9 और 1, अच्छा 7 2 9 और 9 और 4, 9 4 13 और 13 और 1 14 हासिल 1 2 3 4 इतना। ठीक है, अब आपको सूत्र लगा देना समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो प्यारे बच्चों इसका मान कितना है 440 बटा इसका मान है 20। अब 0 से 0 काटो, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। तो जो हमारा समांतर माध्य निकलेगा 22 निकल के आ जाएगा। तो देखो कहाँ पर है ये विकल्प हमारा, तो इसका डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा आप। और 18 नंबर में क्या करना, माध्य का वर्ग ज्ञात करना हमें। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो वर्ग अंतराल। अगला कॉलम होगा बारंबारता। और माध्यिका के लिए अगला कॉलम होगा संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे लिखना है पहले 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और बारंबारता में लिख लेना आपको 4 6 10 6 4। अब इसकी सच्ची बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं, तो पहले ही 4 ही लिख लो। ठीक है, 4 में 6 को जोड़ो 10 और 10 में 10 को जोड़ो 20 और 20 में 6 को जोड़ो 26, 26 में 4 को जोड़ो 30। तो प्यारे बच्चों जो हमारी संचयी बारंबारता निकाली है, तो इसका ये वाला मान कहलाता है n का मान। तो आपको n बराबर लिख लेना है 30। फिर नई लाइन से लिखना है n बटा 2, तो 30 बटा 2 तो 15। अब आपको ये देखना है ये जो हमारा 15 है संचयी बारंबारता में किस संख्या के मध्य आएगा या किस संख्या के बीच आएगा। तो 15 कहाँ पर मिलेगा, तो प्यारे बच्चों 15 हमारे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 15 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो माध्यिका वर्ग है, इसके देखो 20 के सामने माध्यिका वर्ग है जो हमारा 10 से 15 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको लिख देना माध्यिका वर्ग बराबर या माध्यक वर्ग बराबर 10 से 15, यानी जो आंसर निकलेगा वो 10 और 15 के बीच में निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। और प्यारे बच्चों जिसका आंसर दे रखा वो आंसर टेबल में गलत दे रखा। ठीक है, आंसर टेबल में इसका आंसर बी बता रहा, बी नहीं, इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, बी वाला गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है। तो अधिवर्ष क्या लीप वर्ष कहलाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं। तो आपको नई लाइन से लिखना है, 366 को लिखेंगे हम 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन। देखो लीप यानी जो अधिवर्ष होता है उसको लीप वर्ष बोलते हैं और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। तो इसमें 52 सप्ताह प्लस 7 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। ठीक है, तो 53 दिन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है PE बराबर, यहाँ पे देखो बेटा 2 दिन बचे हैं तो 2/7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगर यहाँ पे साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष बोलता तो यहाँ पे 365 लिखते, तो 52 सप्ताह गुणा 7 यानी 52 गुणा 7 यहाँ पे प्लस 1 करते। ठीक है, तो इसका आंसर 1/7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 बचे ना ये, तो 2/7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 20 नंबर कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, प्रश्न दिखा दें आपको हम, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो आराम से धीरे से बी पे टिक लगा लीजिए आप। ठीक है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ से चलेगा हमारा खंड बा, उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का ए, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए समझिएगा आप इसको। आपको यहाँ पे लिखना है माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो आपको लिखना है 4 - 3 √2 बराबर P/Q और इसके आगे लिखना है जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। सहभाज्य पूर्णांक क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो P/Q को उधर लाओ और -3 √2 को उधर ले जाओ, तो आपका हो जाएगा 4 - P/Q बराबर ये हो जाएगा 3 √2। तो इसके नीचे कर लो इसका इसमें और इसको आगे लिख लो थोड़ा, 3 √2 बराबर हो जाएगा 4Q - P और बटा Q। अरे भाई इसका गुणा इसमें करेंगे 4Q हो जाएगा, इसका इसमें P, अब 3 का भाग लग जाएगा तो √2 बराबर हो जाएगा 4Q - P और बटा 3Q। प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पे लिखनी है हिंदी, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से 4Q - P बटा 3Q एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, अतः √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके आगे की हिंदी है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले का बी देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का बी है बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले का बी लिख लो। तो यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी पूछे, यहाँ पे दे रखा है 36,15 और मूल बिंदु है 0,0। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो बीच की दूरी बराबर, ठीक है, √,
x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो x1 का मान है हमारा 36 का वर्ग और y2 का मान है वो x2 का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक, बीच में। और देखो 0 मत लगाओ, दोबारा समझो इसको। अंडर रूट x1 का मान 36 और x2 का मान 0 ऐसे लगाओ होल वर्ग प्लस y1 का मान 15 और y2 का मान 0 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 36 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 36 का वर्ग हम निकालेंगे, 6 का वर्ग 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18 और 18 दूनी 36, तो 36 में 3 जोड़ेंगे 39 और 3 त्रिका 9 और 9 3 12, तो 36 का 12 तो 96 और प्लस 15 का वर्ग 225। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 और ये 12 2 14 और 1 15, 1521 निकलेगा। और जो 1521 बेटा हमारा 39 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है मात्रक। प्रश्न नंबर अगला है हमारा पहले का सी, देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर पहले का सी, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको दोनों बिंदु लिख लेने हैं। बिंदु -1,7 तथा 4,-3 और अनुपात बराबर है हमारा 2:3। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है अंता विभाजन, तो यहाँ पे लिख लेना है निर्देशांक बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2 कामा y1 m1 y2, या y1 है तो यहाँ पे m2 होगा, ठीक है। यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे m1 होगा बटा m1 प्लस m2। तो ये वाले मान यहाँ पे आपको लगा देने हैं। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये m1 और ये m2 है। तो x1 का मान -1, m2 का मान 3 प्लस x2 का मान 4 और y1 का मान 3 बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 कामा y1 का मान 7 और m2 का मान 3। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी हमने, m1 का मान 2 है लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, 2 करिए यहाँ पर। y1 का मान 7, y1 का मान 7 और m2 का मान 3 प्लस y2 का मान -3, m1 का मान 2 बटा m1 प्लस m2 और 2 प्लस 3, तो हो जाएगा -3 और प्लस का 8 और बटा 5, ये हो जाएगा 21 -6 और बटा 5। तो प्यारे बच्चों ये बचेगा हमारा 5 बटा 5 और ये 15 बटा 5, तो 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 3 15, तो 1,3 बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद, प्रश्न नंबर डी। तो डी प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, ये सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको लिख देना है प्रश्न नंबर पहले का डी, 1 + tan स्क्वायर बराबर है हमारा sec स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + tan को लिखेंगे हम sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, इसके नीचे कर लो।
इसका इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर। अरे भाई इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान 1 होता है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर है, तो 1 बटा कॉस हमारा सेक होता है, सेक स्क्वायर। तो इस प्रकार निकल के आ जाता, तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा इसके बाद। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे लिख लेना पहले का E। तो पहले बनाना आपको एक शंकु, अब ये शंकु है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये बना लो अर्धगोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। और इसमें जो R बराबर दे रखा है, R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाली त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3.5 सेंटीमीटर है हमारा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो हमारी ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। जब 15.5 सेंटीमीटर है तो ये वाली 3.5 है, तो ये वाली जो हमारी बेलन की क्या नाम शंकु की ऊंचाई बचेगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको लिखना है यहाँ पर शंकु की ऊंचाई H बराबर 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। अब इस ठोस में कौन कौन सी आकृति जुड़ी हुई है? अर्धगोला और ये शंकु। तो अर्धगोले का आयतन है हमारा 2/3 पाई R क्यू, और शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब यहाँ से थोड़ा कॉमन लेंगे हम, 1/3 पाई R स्क्वायर हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2R बचेगा और प्लस इतना चला गया तो यहाँ पर H बचा हुआ है हमारा। 1/3 पाई का मान 22/7 और R का मान है हमारा 3.5 और गुणा 3.5 और 2R 2 गुणा 3.5 और H का मान है 12। तो इसको थोड़ा काटेंगे अब हम, तो 1/3 गुणा 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35 दशमलव यहाँ लग जाएगा, और 22 पंजे 110 इसका दशमलव यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और गुणा 3.5 और ये हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70 अंदर 7 और भाई 3.5 दूनी 7 और 7 में 12 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा हमारा। अब आपको इन तीनों संख्याओं का करना गुणा। जब इन सब का गुणा करेंगे हम तो गुणा निकल के आएगा 731.5 और बटा 3, इसमें 3 का भाग लगाएंगे, तो जब 3 का भाग लगाएंगे इसमें तो 243.83
वो आपको लिख देना है घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर एफ, और इसमें बहुलक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले ये टेबल बना लें हम। तो इस प्रश्न में जब इसका बहुलक निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो परिवारों की संख्या ये हमारी बारंबारता है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 8। तो आपको 8 के सामने लिख देना है F1, फिर इससे ऊपर F0, फिर इससे नीचे F2, फिर F1 के सामने ये वाला मान होगा L का, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और इसमें H का मान 2 का अंतर है, तो H का मान हो जाएगा हमारा 2। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है H बराबर 2। अब बहुलक का सूत्र लगा देना है। बहुलक बराबर, तो इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 और ये F2 और इंटू हो जाएगा हमारा H। यहाँ मान लगा दीजिए इसमें। बेटा L का मान कितना है, अभी मैंने 3 बताया था ऊपर। F1 का मान 8, F0 का मान 7 बटा 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 और F2 का मान 2 इंटू H। H का मान कितना है, 2 है। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल में 2 का अंतर है, तो H का मान 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए। 3 प्लस ऊपर बचेगा 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 9 हो जाएगा। ये 8 दूनी 16, ये माइनस 7 माइनस 2 तो माइनस 9 और ये 2, तो हो जाएगा ये हमारा 3 प्लस 2 बटा और 16 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा हमारा। तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ या तो एक काम करो 7 का भाग 2 में लगाओ। जब 7 का भाग 2 में लगाएंगे तो 0.286 आएगा हमारा। 7 का भाग 2 में लगाएंगे तो 0.286 आएगा और ये जुड़ जाएगा 3.286 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 चलेगा हमारा, इसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, द्विघात बहुपद दिया हुआ के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है दूसरे का ए। तो जो द्विघात बहुपद दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, तो सबसे पहले इसके काटने हैं गुणनखंड में। तो यहाँ पर देखो 4 तो ये 12 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले, तो 3x² माइनस का x, तो 4 माइनस 3, ठीक, माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो 3x माइनस 4, यहाँ से एक कॉमन ले लो और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 3x माइनस 4 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे हम। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। ठीक, 4/3 लिखा हुआ है। फिर x यहाँ पे देखो प्लस है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो आपको लिखना है यहाँ पे शून्य 4/3 तथा -1। ये तो हो गए शून्य। अब इसकी करनी है जांच। जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखा जाएगा। 3x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ABC के मान छाटेंगे, तो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसमें a बराबर 3 मिलेगा, यहाँ पर 1 होगा और b बराबर -1 और c बराबर -4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योग फल, तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है -b/a ऐसे करके, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों शून्य का, तो इनका योगफल करना है 4/3 प्लस और -1। फिर b का मान -1 है और a का मान 3 है, इस प्रकार। तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो 1/3। इसके नीचे करो इसका इसमें, तो 4 - 3 और बटा 3। और इसका इसमें करेंगे तो बराबर 1/3। तो 1/3 बराबर 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A, ये वाला सूत्र लगाना है आपको। तो हमारे पास जो शून्य है ना, इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है 4/3 और गुणा -1। C का मान कितना है, देखो C का मान -4 है, तो आपको यहाँ पे -4, A का मान है हमारा कितना 3, तो 3 लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों -1 का गुणा 4/3 में करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। यही हमारा सत्यापित हो गया, यही जांच हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। प्रश्न नंबर B है, उसको देखिए आप। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है दूसरे का B, माना एक संख्या बराबर कर लो x, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर कर लो आप y, इस प्रकार। एक संख्या x, दूसरी संख्या y। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों का योगफल 27 है, तो x + y बराबर 27। अब यहाँ से प्यारे बच्चों या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम x का मान लगाएंगे, ठीक। x का मान निकाल लो, चलो y का निकालो, इसको उधर भेज दो। तो y बराबर 27 - x, ये बना लो समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न करा इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल कितना 182 है, तो 182 लिख दिया। अब y की जगह पे आपको 27 - x लिख देना है, तो x 27 - x बराबर 182। एक बार फिर समझिए, तो माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, फिर इन दोनों का योगफल 27 है, तो बराबर 27। फिर हमने यहाँ से y का मान निकाल दिया, तो x को उधर भेज दिया, तो माइनस का हो गया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो x y बराबर 182 हो जाएगा। फिर y की जगह पे आपको ये वाला मान लगा देना है। अब इसमें x का गुणा करो, तो प्यारे बच्चों 27x - x², इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 182 बराबर 0। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, -x² प्लस का 27x - 182 बराबर 0। और प्यारे बच्चों पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस का गुणा करने पर, ठीक है। जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 0। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 27 मिल जाए। तो हम लिखेंगे 14 और 12, x² - x 14 नहीं 14 और 13 हो जाएगा हमारा, ठीक। गुणा करेंगे 82 आएगा, जोड़ेंगे 27 आएगा, प्लस 182 बराबर 0। तो x² माइनस का 14 x माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। तो आपको यहाँ से x कॉमन लेना, x - 14 - 13 कॉमन लेना, तो x - 14 बराबर 0। तो x - 14 और x - 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 निकलेगा, फिर x बराबर 13 निकलेगा। तो आपको संख्याएं लिख देनी है 14 तथा 13, ठीक है। ये दोनों प्लस की हैं, इसलिए यही रखिए आप। प्रश्न नंबर 2B के बाद 2C देखिए आप। तो प्रश्न नंबर है दूसरे का C।
सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको समझिएगा आप। आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक वृत्त, और ये वृत्त आपको अपने बोर्ड की परीक्षा में आपको प्रकार से ही खींचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वृत्त है और ये हमारी है वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक। ये हमारी स्पर्श रेखा है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श, ये वाला स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे ए कर लो और यहाँ पे कर लो बी, ठीक है। और ये वृत्त का हमारा केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे इस प्रकार, ठीक। यहाँ पे कर लो आप ओ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख लो P, ठीक है, ये वाला P, OP लंब AB। तो प्यारे बच्चों, ये सिद्ध करना, ठीक है। यानी जो OP लंब है वो किस पर है, AB पर है। तो अब यहाँ से रचना में लिखना है थोड़ा, रचना में क्या लिखना है, देखो ये हमारा एक वृत्त है, तो इस यानी जो AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर कोई बिंदु लिख लो, ठीक। यहाँ पर लिख लो आप Q, ऐसे करके यहाँ पर Q, ठीक। ये जो Q बिंदु है वृत्त के बाहर है, जो ये Q बिंदु है वृत्त के बाहर है, तो यही रचना में लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखा बिंदु Q वृत्त से बाहर है, जो बिंदु Q है ना ये वृत्त से बाहर है, ठीक है। बिंदु Q वृत्त से बाहर है, जबकि बिंदु P वृत्त पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, जो बिंदु Q है वृत्त से बाहर है और ये वाला वृत्त यानी वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और करना, थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो प्यारे बच्चों थोड़ा और आपको अलग से समझा दें। देखो यहाँ पे ये एक हमारा वृत्त होता है, जैसे एक रेखा है ये हमारी, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे हम इस प्रकार, ये ठीक। जितनी रेखा खींचेंगे, देखो इनमें सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी, तो बेटा इसमें सबसे छोटी रेखा ये वाली होगी। तो जो सबसे छोटी रेखा होती है इस रेखा पर लंब होती है, ठीक। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो देखो इन दोनों में ये वाली सबसे छोटी है और ये वाली बड़ी है, ठीक। तो आपको नई लाइन से लिख देना है, इसलिए ये वाली भुजा बड़ी है, OQ बड़ा है किससे, OP से बड़ा है। तो आपको लिख देना है इसी के नीचे, अर्थात तो आपको यहाँ पे लिख देना है, अर्थात O से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी OP है। देखो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, देखो दो बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो ये वाला जो बिंदु है ना O से बहुत दूर है, लेकिन ये जो P बिंदु है O से पास में है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, अर्थात O से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम कम से कम दूरी OP है। तो नई लाइन से लिखना, किसी बिंदु से रेखा का न्यूनतम दूरी, किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है। तो नई लाइन से लिख देना है, अतः OP लंब AB, ठीक। यही आपका सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार हल किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिएगा आप।
प्रश्न नंबर दूसरे का डी, ये हमारी प्रमेय है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए होंगे और संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बनाना है, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, और दूसरे का डी है हमारा, तो यहाँ पे लिख लो पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कौन कौन से, यानी एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, तो बेटा ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई, फिर कोण सी बराबर कोण एफ, इतना दे रखा हमें। फिर नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर रचना में लिखेंगे हम, रचना में लिख लेना इसके नीचे, तो रचना में यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी। देखो ये हमारा त्रिभुज है, तो भुजा ए बी और भुजा ए सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लिए। देखो ये त्रिभुज ए बी सी में, तो भुजा ए बी और भुजा ए सी पर दो बिंदु रख रहे हैं हम, जिसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू। ठीक, इस प्रकार लिए, किस प्रकार, तो ए पी बराबर डी ई, यानी ये वाला बिंदु जो है ना, ए पी बराबर डी ई और ए क्यू बराबर डी एफ। तो यहाँ पे यही लिखेंगे रचना में हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर डी ई तथा ए क्यू बराबर डी एफ। ठीक, फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पी क्यू को मिलाया। प्यारे बच्चों एक बार फिर समझिए, भुजा ए बी और भुजा ए सी पर दो बिंदु यानी पी और क्यू इस प्रकार लिए, ए पी बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे वही लिखा है। अब आपको यहाँ पे लिखना है उपपत्ति। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज ये लेना है और एक त्रिभुज ये लेना है। तो त्रिभुज, तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। देखो यहाँ पे मैंने उन दोनों त्रिभुजों का प्रतिरूप ले लिया है, तो मैंने बेटा एक ये वाला त्रिभुज लिखा है, ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज लिखा है। तो यहाँ पे ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक, रचना में कर चुके हैं हम। फिर ये वाला कोण इसके बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे ए पी बराबर डी ई, ठीक है, ए पी बराबर डी ई। फिर लिखना है आपको ए क्यू बराबर डी एफ
और आगे लिख देना है आपको रचना से, रचना से, रचना से, ठीक है। फिर इसके बाद ए कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको कोण ए बराबर कोण डी। और बेटा ये दिया हुआ इस प्रश्न में ही, तो इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू बराबर सर्वांशम त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ, और किसके आधार पे हो जाएंगे, एस ए एस के आधार पे सर्वांशम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इसके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण पी और बराबर कोण ई, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपको लिखना है तब कोण, यहाँ पे इस पूरे कोण का नाम लिखेंगे हम ए पी क्यू बराबर कोण ई, कोण ए पी क्यू और बराबर कोण ई, ठीक है। और प्यारे बच्चों ऊपर हम देखो यहाँ पे ऊपर शुरुआत में सिद्ध कर चुके हैं कोण बी बराबर कोण ई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर क्या करें, कोण ई की जगह पे, कोण ई की जगह पे कोण बी लगा देंगे। तो कोण ए पी क्यू और बराबर कोण बी। अब ये हमारे हो जाएंगे संगत कोण। देखो ए पी क्यू, तो ए पी क्यू और बराबर कोण बी, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। प्यारे बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये हमारे संगत कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, संगत कोण। तो इसके सामने लिख देना है आपको संगत कोण। तो जब ये संगत कोण हो गए हैं हमारे, तो बेटा ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। देखो ये दोनों कोण आपस में हमारे बराबर है और ये दोनों कोण संगत है। जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये वाली भुजा इसके समांतर होते, तो मैंने ये लिख दिया है। फिर इसके बाद आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में तो ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगानी थेल्सफिर में, जब ये वाली भुजा इसके समांतर तो हम थेल्सफिर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो आप थेल्सफिर में से। तो कैसे लगाएंगे, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो पी बी बटा ए पी बराबर क्यू सी बटा ए क्यू। दोनों पक्षों में एक जोड़ो, दोनों पक्षों में एक, ठीक, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो पी बी बटा ए पी प्लस 1 क्यू सी बटा ए क्यू और प्लस 1। तो बच्चों इसके नीचे करेंगे, इसके नीचे करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, पी बी और प्लस ए पी और बटा ए पी बराबर क्यू सी प्लस ए क्यू बटा ए क्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, देखो पी बी प्लस ए पी, देखो पी बी प्लस ए पी, देखो पी बी और प्लस ए पी, तो ये पूरी वजह कौन सी हो गई हमारी, ए बी हो गई है। इसी प्रकार क्यू सी और ए क्यू, क्यू सी और ए क्यू तो पूरी ए सी हो गई है। ये अब मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं। देखो बेटा यहाँ पे पी से पी निकाल दो, काटेंगे नहीं, बस ठीक समझ लो, पी से पी काट दो तो क्या बचेगा, ए बी। तो आपको यहाँ पे ए बी बटा ए पी बराबर, यहाँ क्यू से क्यू निकाल दो। आप पेन नहीं चलाएंगे, बिल्कुल बता रहा, तो गलत हो जाएगा आपका। ए क्यू से ए क्यू निकाल दो तो क्या बचा, ए सी बटा ए क्यू, इतना।
ठीक है, अब आपको नई लाइन से क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है, देखो इतना काम करने के बाद यहाँ पे लिखना है ए पी बराबर, शुरुआत में देखिए उपपत्ति से देखिए ए पी बराबर यहाँ पे लिखा हुआ डी ई और ए क्यू बराबर डी एफ। ठीक है बेटा, ये ऊपर लिख चुके हैं, देखो यहाँ पर शुरुआत में आपको दिखा रहे जो यहाँ पे उपपत्ति लिखी है आपकी, तो यहाँ से देखो मैंने ये चीज उठाई है। ठीक, ये मैंने दोनों कहाँ से लिए हैं, रचना से लिए हैं। रखने पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए पी की जगह पे डी ई लगाएंगे और ए क्यू की जगह पे डी एफ लगाएंगे, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं हम। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा ए क्यू की जगह पे डी एफ लगाना है, डी एफ इतना, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर नई लाइन से लिखना है आपको, इसी प्रकार इसको ए कर लो, इसी प्रकार इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार में क्या लिखेंगे, ए सी बटा डी एफ, फिर बी सी बटा ई एफ। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 1 तथा 2 से। तो प्यारे बच्चों देखो, ये चीज़ दोनों आपस में कैसे बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक को लिखना है, यहाँ पर एक को लिखना है। पहले लिख लो आप ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक, इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हो जाती हैं। तो आपको लिख देना अतः त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और किसके आधार पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कसौटी भी लिख देना एस के आधार पर। तो इस प्रकार ये प्रमेय हमारी हल हो जाती है। ठीक है, एक बार शुरुआत से पूरा पेज आपको दिखा दें हम। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, 2 पेज में आएगी पूरी प्रमेय आपकी। ठीक, इतना ये करना है और दूसरा पेज आपका ये है। प्रश्न नंबर दूसरे का ई है, नीचे दी हुई बंटल साड़ी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार को दर्शा रही है। ठीक है, तो इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक, तो अनसोल्ड को साइड पे लगाते हैं। तो बेटा ये हमारा भार है, तो भार को यहाँ पे लिखना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 और 60 से 65 और ये रहा 65 से 70 और भी है, हाँ, और 70 से 75, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ये विद्यार्थियों की संख्या है 2 3 8 6 6 3 और 2। देखो इसका मतलब क्या है, यानी 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका वजन 40-45 के आसपास है। ठीक, यानी कि इनके बीच में है। और 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 45 और 50 के बीच में है। अब 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 50 और 55 के बीच में है। ये इसका मतलब होता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये 2 है तो पहले 2 को ऐसे लिखो,
इस 2 में 3 को जोड़ो 5, 5 में 8 को जोड़ो 13, 13 में 6 को जोड़ो 19, 19 में इस 6 को जोड़ो 25 और 25 में इस 3 को जोड़ो 28, 28 में इस 2 को जोड़ो 30। तो इस प्रकार ये संचयी बारंबारता हमारी बनती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो मान होता है ना लास्ट वाला, ये मान हमारा n का होता है। किसका होता है? n। चाहो तो आप यहाँ पे n बराबर ऐसे लिख भी सकते हो। अब आपको निकालना है n/2। यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दो कैसे करके। तो प्यारे बच्चों n का मान कितना है 30 और बटा 2, 2 एकम 2 तो हो जाएगा हमारा 15। तो n/2 बराबर 15। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है जो 15 है हमारा, जो 15 है संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा, किस संख्या के अंदर आएगा। तो देखो 15 बेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा, 15 यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, 15 यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, 15 इसमें मिलेगा। तो जब 15 इसमें मिलेगा तो इसके सामने वाला मान f और इधर ये वाला मान l, ठीक, l का मान 55 हो गया। फिर 19 से ऊपर ये वाला मान हो जाएगा हमारा CF यानी संचयी बारंबारता, ठीक है। और इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। तो साइड पे थोड़ा h बराबर आपको यहाँ पे 5 लिख लेना है। अब इसके बाद आपको सूत्र लगा देना माध्यिका बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h। l का मान 55 है प्लस n/2 का मान 15, तो यहाँ पे 15 लगा देना है। और CF का मान 13 है और F का मान 6 है, यहाँ पे आपको 5 लगा देना है। तो ये बनेगा हमारा 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और बटा 3 सॉरी 6। अब 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 5 एकम 5, 55 और प्लस 5/3। अब 3 का भाग लगाएंगे 5 में तो आपका हो जाएगा 55 प्लस, तो देखो 3 एकम 3.6 चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम ये वाले 6 हटाएंगे, ठीक, इधर वाले 6 हटाएंगे। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है, ठीक है, या 500 से बड़ी है तो इन सबको हटाएंगे तो यहाँ पे 7 करेंगे। तो 55 प्लस 1.67, अब इसको जोड़ेंगे तो 55 और 1 56, 56.67 इसका आंसर निकल क्या जाएगा। और यहाँ पे लिख देना है आपको kg। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2E हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। अब आपको प्रश्न 2F देखना है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा आदर्श निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो नंबर पहला, लाल कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी और हरा नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। समझिएगा इसको। तो नंबर है हमारा दूसरे का F। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लाल कंचे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है लाल कंचे बराबर 5 दे रखा है, और उसके बाद सफ़ेद कंचे बराबर हैं 8 और हरे कंचे हमारे पास 4। तो प्यारे बच्चों इन सब को जोड़ेंगे, तो जब इन सब को जोड़ेंगे तो कुल कंचे प्राप्त होंगे हमें, कुल कंचे। तो कुल कंचों की संख्या हो जाएगी हमारी 8 4 12 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17। तो इसका जो प्रश्न नंबर पहला है हमारा लाल है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है P रेड मीन्स लाल, ठीक, डंडा नहीं लगाना है इसमें, PR लिखना है। तो अब आपको ये देखना लाल कंचे हैं कितने, 5 हैं, तो आपको लिख देना 5 और बटा ये 17। नंबर 2 सफ़ेद है,
सफ़ेद है तो आपको लिखना है पी वाइट, ठीक, सफ़ेद। अब सफ़ेद कंचे कितने 8 हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना 8/17, 17 सबके नीचे रहेगा। नंबर 3 है हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हरा की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हरे के नीचे कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे लिखना है पी ग्रीन बराबर 4/17। अब प्यार बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, पी ग्रीन प्लस पी ग्रीन के ऊपर डंडा लगा दो बराबर 1। इसका मतलब ये है ये हरा होने की प्रायिकता है, और अगर बार लगा दो तो हरा ना होने की प्रायिकता हो जाती है। तो इसका मान निकाल चुके हैं 4/5 17 प्लस पी हरा ना की प्रायिकता बराबर 1। अब इस 4/17 को उधर भेजो, 1 - 4/17 तो 17 एकम 17, तो 17 - 4 और बटा 17, और भाई 17 एकम 17 और 17 - 4। अब 17 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 13/17, और इसका आंसर प्रश्न में गलत दे रखा है, 13/17 दे रखा है, वो गलत है। 13/7 दे रखा है लेकिन 17 होगा। चलिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न समझिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n बराबर यानी nवां पद दे रखा है ये। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 लिख लें यहाँ पर हम। तो सबसे पहले इसमें लिख लो n बराबर 24 दे रखा है इसने पहले से। अब यहाँ पे लिखेंगे an बराबर 3 + 2n। तो प्यार बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे a का मान निकालना है, ठीक है, यानी प्रथम पद निकालना है और 24वां पद निकालना है। तो जो n का मान है 1 2 3 डैश 24 तक रखना है आपको, लेकिन सब नहीं रखेंगे, एक n बराबर 1 रखेंगे और फिर n बराबर 24 रखेंगे। तो आपको लिखना n बराबर 1 रखने पर यहाँ पे लगाएंगे मान, ठीक है। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 1 रखना और यहाँ पर भी 1 रखना है। तो a1 बराबर 3 + 2 × 1, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 + 2, तो a1 बराबर 5। तो प्यारे बच्चों a1 को लिखा जाता है a, तो a बराबर 5 निकल के आ गया। अब इसे के नीचे लिखना है n बराबर 24 रखने पर, n बराबर 24 रखने पर जब हम n बराबर 24 रखेंगे यहीं रखना, यहाँ पे 24 लगाना और यहाँ पे 24 लगाना है। तो आपका हो जाएगा a24 बराबर 3 + 2 × 24, 24 दूनी 48, तो 3 + 48 हो जाएगा 51। अब आपको सूत्र लगाना है यहाँ पर SN बराबर n/2 a + an, ये वाला सूत्र लगाना है। तो प्यारे बच्चों n की जगह पे लगाएंगे हम 24, n की जगह पे 24 लगाना है, ठीक है। तो देखो आयत 24, यहाँ पर भी 24/2, और a का मान कितना है, a का मान है हमारा 5, ऊपर निकाल चुके 5 ही देखो। तो यहाँ पे 5 + a 24, तो ये तो हो जाएगा 12, 5 और 24वां पद कितना है 51 है, तो यहाँ पे आपको 51 लगा देना है। तो 12 इन दोनों को जोड़ दो 56 हो जाएगा, गुणा करा दो, 12 छंग 72 हासिल 7 और 12 पंजे 60, 60 और 7 67। तो इसका जो आंसर निकलेगा 772 निकल के आ जाएगा हमारा। एक बार इसका आंसर मैच कर लें, हाँ सॉरी 672 है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न समझिएगा, तीसरे का अथवा। प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले लिख लो आप तीसरे का अथवा। तो जब भी संख्या पे आधारित प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ पे लिखना है माना
इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। फिर नई लाइन से संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो जब भी प्रश्न संख्या पे आधारित आ जाए तो आपको ये दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। यह शर्त फर्स्ट, इसकी शर्त फर्स्ट कह रही है पहले ये संख्या लिखो, फिर संख्या के अंकों को पलटो, यानी x और y का स्थान बदलो। तो 10y प्लस x, यानी कि संख्या फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग बराबर 66 है। अब इनको जोड़ो, 10x और x 11x, y और 10y 11y बराबर 66। अब इसमें से 11 कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर 66। 11 एकन 11, 11 छक्का 66, तो x प्लस y बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों यानी कि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। तो यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो आपको यहाँ पे लिखना है शर्त सेकेंड। तो जब संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर आपको लिखना 2। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो इन दोनों को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6, फिर x माइनस वाई बराबर 2। तो प्यारे बच्चों ये से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x बराबर ये हो जाएगा 8, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो x बराबर 4। 1 में रखने पर जो x बराबर 4 है तो x बराबर 4 यहाँ पे लगा दो इसकी जगह पे। तो 4 प्लस y बराबर 6, ये 4 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर निकलेगा हमारा 2। अब आपको यहाँ पे लिखना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। जो हमने x y के मान निकाले वो यहाँ पे लगा दीजिए। 10 गुणा x का मान 4 और y का मान 2, तो 10 चौक 40, 40 2 42। तो बेटा जो हमारी संख्या निकलेगी 42 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 4 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो समझो। तो प्रश्न नंबर है हमारा 4। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना आपको एक धरातल, जो क्षैतिज रेखा होती है ऐसे करके। अब यहाँ पे खड़ा हुआ है एक पेड़, ठीक, ये हमारा एक पेड़ खड़ा हुआ है। अब बेटा आई आंधी आने से पेड़ यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूटने के बाद जी हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से झुककर यहाँ पे पृथ्वी को छूने लगता है यहाँ पर। तो देखो ये ऊपर वाला हिस्सा ये झुक जाता है, ठीक है, और इस प्रकार टूटता है, यानी ये वाला हिस्सा इस प्रकार टूटता है तो जो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 30, और ये वाली दूरी 8 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे कर लो A, यहाँ कर लो B, यहाँ कर लो C, यहाँ कर लो D। ठीक है, तो बेटा यानी पेड़ हमारा है B और D, एक पेड़ है, इतना ऊंचा पेड़ है, बिंदु C से टूटता है तो इसका ऊपरी वाला भाग जमीन को छूने लगता है और जहाँ पे जमीन को छू रहा वहाँ पे कोण बनता है 30 अंश। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दे रखी है। तो इसमें हमें ये बताना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, अर्थात B और D का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई कर लो छोटी h,
ठीक है। और ये वाली ऊंचाई हो जाएगी बड़ी एच, इसको बड़ी एच कर लो। जब ये वाली बड़ी एच है तो ये भी बड़ी एच होगी, क्योंकि ये दोनों समान है, तो इसको एच कर लो और ये कोण 90 अंश का होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है माना BD एक पेड़ है। ठीक है, BD एक पेड़ है, तो BD की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो देखो छोटी एच का मान निकालना और बड़ी एच का मान निकालना है। तो tan 30 लगा लो, tan 30 लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब ये आधार ये, तो h बटा 8 और tan 30 का मान, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा 8, इसका इसमें और इसका इसमें, तो √3h बराबर 8, तो h बराबर हो जाएगा 8 बटा √3। ठीक, इतना। अब इसके बाद क्या करना, अब चाहो तो आप यहाँ पे कॉस लगा दो। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। देखो आपने एक लाल बटे का देखा होगा, ये होता है आधार बटा कर्ण कॉस। तो आपको यहाँ पे लिखना है cos 30 आधार बटा कर्ण, तो बेटा आधार 8 है और कर्ण हमारा h है, तो cos 30 का मान है हमारा √3 बटा 2 बराबर 8 बटा बड़ी h, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा √3h बराबर 16, इसका भाग लगाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 16 बटा √3। ठीक, अब आपको लिखना है पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों पेड़ की ऊंचाई यही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन दोनों को जोड़ दो, छोटी एच बड़ी एच। ठीक, तो आपका हो जाएगा h प्लस एच, तो इस एच का मान 16 बटा √3 प्लस और इस एच का मान है 8 बटा √3। तो प्यारे बच्चों देखो इसके हर समान है, तो जब ये हर समान होते हैं तो अंत जोड़ देंगे, तो 24 बटा √3 इतना। फिर ये ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 24 √3 और बटा √3 का √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 एक 3, 3 8 24, तो आपका 8 √3 मीटर हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अगर इसमें हाँ इतना ही करना, आपको मान तो रखना नहीं √3 का। अगर ये √3 का मान दिया होता प्रश्न में तो वो रख देते, जब दिया नहीं तो रखेंगे नहीं हम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 का अथवा देखिएगा आप। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बनाना आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी है इस प्रकार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन और ये हमारा है एक केबल टावर। यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो B और यहाँ पे लिख लो C और यहाँ लिख लो D। तो प्यारे बच्चों AD एक भवन है, तो भवन के शिखर से टावर के जो केबल टावर उसके शिखर को देखा गया, तो इसको यहाँ से मिला दो। तो ये जो कोण बना हुआ है हमारा, ये जो कोण बना है कितने का दे रखा है, 60 अंश का। एक बार पे समझो, इस भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले इसने टावर के शिखर को देखा, फिर इसके बाद इसके आधार को देखा, तो इसका जो आधार का कोण 45 अंश है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 45, माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों 60 कर लो यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा 45 और ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो चित्र बन के हमारा हो गया तैयार। तो यहाँ पे ABCD और यहाँ पे लिख लो E। तो आपको लिखना है यहाँ पर, जब ये 7 है तो प्यारे बच्चों ये 7 है, तो ये वाली x कर लो और ये वाली भी हमारी x हो जाएगा और इसको h कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना AD एक भवन तथा
BC एक केबल, BC केबल टावर है, ऐसे लिख लो, BC एक केबल टावर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, तो आपको लिखना है tan 45 लंब बटा आधार 7/x। tan 45 का मान 1 और 7/x, इसके नीचे इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में फिर आपको यहाँ पे लिखना है tan 60 लंब बटा आधार, तो बेटा लंब इसका ये और आधार ये है, तो AH/x, और x का मान 7 निकाल चुके हैं और इसका मान √3, तो AH/7, तो इसके नीचे एक इसका इसमें, तो AH बराबर निकलेगा 7√3 मीटर। अब आपको नई लाइन से लिखना है टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों जो टावर है हमारा, यही तो टावर है, ये वाला, ये, तो AH+7, क्या लिखेंगे इसको, AH+7, तो AH का मान ये रहा हमारा √3, 7√3 और +7, और भाई AH का मान यही तो है 7√3 और +7, तो यहाँ से 7 कामा ले लेंगे तो √3 + 1, तो यही आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। अब प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 5 लिख लो। अब यहाँ पे आपको एक बनाना है घनाभ। घनाभ क्या होता है, जो लूडो वाली गोटी होती है ना, सॉरी घन, जो लूडो वाली गोटी होती है वो घन कहलाती है। ठीक है, और घन में 12 किनारे होते हैं और 12 किनारे की लंबाई समान होती है। तो इस प्रकार मैंने एक ये घन बना लिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस घन के ऊपर एक रखा हुआ है अर्धगोला, तो हम यहाँ पे एक रखेंगे अर्धगोला, इस प्रकार ये, तो ये हमारा ये अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, ये घन की भुजा कितनी है 7 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 7 होगी। तो घन का जो घन की भुजा है, या कह सकते हो अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है घन की भुजा के बराबर है। तो घन की भुजा कितनी 7 है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है घन की भुजा यानी A बराबर 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 7, और व्यास को 2r लिखा जाता है, व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2, ये त्रिज्या मिल गई हमें। ठीक है, अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो व्यास को 2r लिखा जाता है, तो r बराबर 7/2 हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आपको लिख लेना है पहले 5 नंबर। तो आपको एक बनाना है घन। घन में 12 किनारे होते हैं, घन में 12 किनारे होते हैं और 12 किनारों की लंबाई समान होती है। जिसे आपने देखा होगा लूडो वाली गोटी होती है, वो हमारा घन होती है, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों मैंने ये घन बना लिया। अब जो घन की भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है,
ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7-7 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। ये तो घन में 12 किनारे होते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह होती है। अगर नहीं पता तो लिख लो यहाँ पर, किनारे बराबर 12 होते हैं, ठीक। किनारे ये जो कोर होती है इसी को किनारे बोलते हैं। अब यहाँ पे शीर्ष, शीर्ष अर्थात कोने, एक कोना ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे करके, ठीक है। ये कोने और 2 नीचे दबे हुए हैं, 2 क्यों, एक दबा हुआ। यहाँ पे कितने दिखाई दे, 7 दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे बैक साइड में दबा हुआ है। तो इसके शीर्षों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। अब यहाँ पे सतह, शीर्ष को हम कोने भी बोल सकते हैं, ठीक। सतह, सतह को हम पलक भी बोल सकते हैं, फलक। तो सतह इसमें 6 होती हैं, 1 2 3, ठीक, और 4 5 और एक नीचे 6। तो याद कर लीजिए इसको, विकल्प में कभी कभार पूछ देता है। तो घन में किनारे की संख्या 12, शीर्ष 8 और सतह 6, और यही घनाभ में होता है, ठीक है। तो ये हमारा घन है। तो इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है प्यारे बच्चों, ऐसे करके इस प्रकार रखा गया है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये हमारे घन है, तो घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, ठीक। ये हमारा कहलाता है व्यास, ठीक। ये क्या है? व्यास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर ए। तो प्यारे बच्चों ए बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा 7 है और जो अर्धगोले का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है अर्धगोले का व्यास बराबर 7। तो व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 और ये सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 6a²। फिर इसके बाद ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले निकाला मैंने किसका? पहले निकाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा को मैंने a माना इसलिए a² कर दिया। फिर इसके बाद ये अर्धगोले का बकपृष्ठ। तो अर्धगोले का बकपृष्ठ 2πr²। अब माइनस, जब आप घन के ऊपर अर्धगोला रखोगे फिर नीचे वाला भाग शेष रह जाएगा, वही हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। नीचे वाला भाग वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² आपको घटा देना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हल करो, 6a² प्लस 2π। अब देखो 2πr² में से πr² घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा πr², इतना बचेगा। अब इनके मान लगा दीजिए, 6 गुणा 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणा 7/, तो 1 7 से 7 कट जाएगा हमारा, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 6 गुणा 49 77/2, 11 7 77/2 गुणा कराओ। 6 नेम 54 के 4, 6 नेम 54 के 4 हाथ से लगी 5, 6 चौक 24, 5 29 और प्लस इसमें 2 का भाग लगाओ। तो 2 3 6, 2 8 16.5, इसको जोड़ो। 8 4 12, 9 3 11, 9 3 12 और 1 13, और ये 3 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। अब आ जाओ प्रश्न नंबर चौथे का, वो सॉरी 5वें का, अथवा उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है 5वें का अथवा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करते हुए संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलो समझो भाई इसको थोड़ा। तो सबसे पहले बना लो एक चित्र जिससे कि प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और ये हमारी है वृत्त की एक जीवा, और ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है।
तो यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ कर लो ओ। ये जो कोण बनेगा बेटा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमें देखो ये कहलाता है हमारा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक, ये वाला भाग। और इससे ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये वाली त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर लिखना है 20 सेंटीमीटर और थीटा बराबर लिख लेना है 60 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समझिएगा इसको। तो आपको लिखना है यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर ये साइन थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पे लगा देंगे मान, तो आपको पाई का मान रखना है 22/7, ठीक है। इस आर का मान कितना 20 है, तो 20 गुणा 20 गुणा थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 और बटा में 360 रहेगा, माइनस 1/2। इस आर का मान कितना है 20 है, तो चाहो तो आप 20 का वर्ग कर दो इंटू यहाँ पे साइन 60 लिख दो। अब इसको थोड़ा हल करो, तो 60 एकन 60 और 60 छक्का 360, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 एकन 2, तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 44 और डबल जीरो, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, और 7 तिया 21 माइनस 1/2 गुणा 400 और साइन 60 का मान √3/2। तो चाहो तो इसको आप ऐसे अभी लिख लो, माइनस 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 1/4 गुणा 400 √3। तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4। अब 21 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा, 21 का भाग इसमें लगाएंगे तो 209.52 इतनी बार जाएगा, और माइनस 4 ये 100 बचा हुआ है, ठीक, 100 और √3 का मान होता है, अरे यार यहाँ पे लगाना √3 का मान, √3 का मान 1.732, ये हमारा √3 का मान होता है। तो यहाँ पे 209.52 माइनस, जब इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो 17 32 और इसके पीछे 2 जीरो, तो प्यारे बच्चों दशमलव से पीछे कितने अंक हैं, दशमलव से पीछे हमारे 3 अंक हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 2, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ठीक, और पीछे वाले जीरो हट जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा 209.52 माइनस 173.2 इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें घटाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे कैसे वो देखिएगा। देखो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो प्यारे बच्चों ये संख्या ऊपर रखनी है और ये नीचे रखनी है, थोड़ा घटा के बता दें, 209.52 दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे 7, यहाँ सॉरी यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 घटाओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दशमलव, यहाँ पर बचेगा हमारा 9 में से 3 जाएगा 6, इतना बचेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 36.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका निकल के आ गया है, ठीक है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालना है हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसी के नीचे लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिखना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस जो आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला ना, इसको घटा देते हैं, तो 36.32 इसको घटा देंगे। तो पाई का मान यहाँ पे लगा दो 22/7 गुणा आर का मान है हमारा 20 का वर्ग, तो 400 सीधा लिख दो आप ऐसे करो, ठीक है, माइनस 36.32। तो इसका इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगा 22 चौक 88, 2 जीरो बटा 7 माइनस 36.32। इतना लिखने के बाद
तो प्यारे बच्चों इसका इसमें भाग लगाएंगे, तो जो 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 100 यानी कि 1257.14 और -36.32। अब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो गई हमें 1220.82 और यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1220.82 यानी 82 ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग।